कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल शनिवार को थराली पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता गोदियाल ने उत्तराखंड में जगह जगह आई आपदा पर सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार की विफलता है कि अब तक भी सरकार थराली विधानसभा के रदगांव को मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकती और थराली सूना समेत कई अन्य गांवों को जोड़ने वाले पुल का निर्माण 1 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी नहीं कर पाई। गोदियाल ने कहा कि थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संसाधनों के अभाव में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल हैं, स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। ब्रीफिंग का आयोजन किया गया है। मैं इसके माध्यम से सरकार का ध्यान आप सबके पोर्टल्स के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार का ध्यान इस क्षेत्र की उपेक्षा पर आकर्षित करना चाहता हूँ। पूरा पिंडर क्षेत्र सरकार की उपेक्षा का शिकार हो गया है, सरकार की उपेक्षा से आहत है और उपेक्षा खास करके अगर हम स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐसी स्थिति है कि जब से सरकार का ध्यान शराब को के प्रचार और प्रसार पर सरकार का ध्यान एकमात्र केंद्रित हुआ है, तब से सरकार ने विभिन्न उन बातों को ध्यान देना छोड़ दिया जो हमारे लिए उपयोगी है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। जहां सरकार अब दिसंबर तक निकाय चुनाव संपन्न कराने की बात कर रही है, तो वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिशपाल बिष्ट का कहना है कि सरकार की निकाय चुनाव कराने की मंशा ही नहीं, सरकार हार के भय से डरी हुई है, इसलिए सरकार जानबूझकर निकाय चुनाव टाल रही है। सरकार एक बार फिर निकाय चुनाव से ना भागे, इसके लिए जनता को भी जागरूक रहना पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने एक बार फिर माननीय हाईकोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया है कि निकायों के चुनाव 25 दिसंबर तक निपटा लिए जाएंगे। इससे पहले भी 2 बार माननीय हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार शपथ पत्र देकर के कह चुकी है कि चुनाव समय पर कराए जाएंगे, लेकिन वो समय कब आएगा ये समझ से परे की बात है। जब 2 बार आप पहले झूठ बोल चुके हैं माननीय हाईकोर्ट में, 2 बार आप न्यायालय को गुमराह कर चुके हैं, तो तीसरी बार नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि निकायों की स्थिति बद से बदतर है। वहाँ पर विकास के कोई कार्य नहीं हुए हैं, ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है, सफाई की व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, नालियों का निर्माण नहीं हुआ है, नए पार्क बने ही नहीं हैं, पुराने पार्क भी जीर्ण शीर्ण हालात में है। जनाक्रोश है और जनाक्रोश के भय से बार बार बहानेबाजी करके चुनाव टाले जा रहे हैं। जोशीमठ नीति मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग लाता गांव के पास चट्टान टूटने से 24 घंटे से बंद है। लगातार हाईवे पर पहाड़ी से पत्थरों और बोल्डरों का गिरना जारी है, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। धौली गंगा घाटी से सटे सुराई, थोटा, मलारी नीति घाटी के ग्रामीण जान हथेली पर रखकर पैदल आवाजाही कर रहे हैं। वहीं हाईवे के बंद होने की सूचना मिलते ही कर्मचारी और मशीनें मौके पर पहुंच गई हैं, लेकिन हाईवे खोलने में अभी और समय लग सकता है। बता दें कि राजमार्ग बाधित होने से लाता गांव के 40 से ज्यादा सीमांत गांव और ऋतु प्रवासी गांव का संपर्क जोशीमठ से पूरी तरह कट गया है। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता संजय कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। संजय, इस वक्त मौजूदा क्या स्थिति बनी हुई है? मशीनों से काम जारी है? जी देखिए, अभी जो नीति घाटी के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि अभी जो शुरुआती 20 मीटर 30 मीटर का एरिया है, उस वहां से जो है जो मशीनें है वो काम करने शुरू हो गई है दोनों छोर से। हालांकि काफी ज्यादा नुकसान जो है हाईवे को हुआ है, लेकिन जैसे ही मौसम दुरुस्त हुआ है और बोल्डर गिरने का सिलसिला थमा है, तो दोनों ओर से काम शुरू हो चला है। लेकिन जिस हालात में अभी हाईवे है उसमें अभी आज पूरा दिन लग सकता है। और अगर बीआरओ और अन्य जो यहाँ पे कार्यदायी संस्था है उनकी अधिकारियों की माने तो अगर मौसम साथ देता है तो यहाँ पे रात में भी काम चलेगा हर हाल में, क्योंकि बॉर्डर क्षेत्र है और सामरिक दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। चीन की सरहद से सटा हुआ एरिया है, तो जाहिर सी बात है कि पूरा युद्ध स्तर पे इसको खोलने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और प्रशासन भी पूरी तरह से दो स्थिति को नजर बनाए हुए, अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल दोपहर तक जो है पूरी तरह से नीति घाटी में वाहन की आवाजाही सुचारू हो जाएगी। जी
बिल्कुल संजय, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कितना लैंडस्लाइड हुआ कि अभी भी इतना वक्त लगेगा, जबकि युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, जहां एक तरफ विपक्ष सत्ता पक्ष को निकाय चुनाव न कराने के आरोप लगा रहा है, तो वहीं उसी पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि सरकार पूरी तरीके से निकाय चुनाव करने के लिए तैयार है और जैसे ही हाईकोर्ट ने नवंबर 9 से पहले चुनाव होने को कहा है, उसके लिए विधानसभा सत्र जो हुआ था उसमें भी निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की गई थी। उस दौरान परवर समिति की रिपोर्ट आनी बाकी थी। बिल्कुल, देखिए चुनाव को लेकर के सरकार बिल्कुल गंभीर है और चुनाव आयोग को भी सरकार ने कह दिया है कि हमारी तैयारी पूरी है और आप जब चाहे चुनाव करवा सकते हैं। क्योंकि अभी विधानसभा सत्र हमारा चला था, उसमें परवर समिति को दिया गया है और परवर समिति बहुत जल्दी इसमें निर्णय लेगी और सरकार को बताएगी। अभी 10 तारीख जो 10 नवंबर को जिसमें अधिसूचना जारी होने का सरकार ने कोर्ट में दिया, तो मुझे लगता है कि नवंबर माह में पूरे चुनाव हो जाएंगे। संगठन की पूरी तैयारी है, सरकार की भी पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इस चुनाव मैदान में है और अपनी तैयारियों को लेकर के चल रहा है। नगर निगम के चुनाव बहुत ही बेहतर तरीके से हो, इसके लिए सरकार उत्तराखंड सरकार ने दावा किया है कि प्रदेश में राज्य स्थापना दिवस से पहले यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। वहीं यूसीसी को लेकर विपक्ष शुरू से ही सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आशीष नौटियाल ने कहा कि सरकार काफी लंबे समय से यूसीसी को लागू करने की बात कर रही है, लेकिन आज तक यूसीसी लागू नहीं हुआ और विपक्ष भी यूसीसी के लागू होने का इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश में यूसीसी से ज्यादा भू कानून की जरूरत है और सरकार को भू कानून लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार गुमराह कर रही है यूसीसी के नाम पर। आज बोलते हुए इतना लंबा समय हो गया, यूसीसी आ रहा हो गया, पर यूसीसी है कहाँ। और दूसरा, राज्य जो ये बात कर रहे हैं कि हम राज्य स्थापना दिवस से पहले यूसीसी लागू करेंगे, तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा आवश्यक है कि आप भू कानून जिसकी मांग जनता कर रही है उत्तराखंड की भावनाओं को लेकर, उसके आप करें, मूल निवास पे बात करें, आप उसको लागू करें तो उत्तराखंड वालों का भला होगा। आप यूसीसी उस कानून की बात कर रहे हैं जिसकी उत्तराखंड के अंदर मुझे नहीं लगता कोई ऐसी आवश्यकता है। ये तो देश का कानून है, ये तो प्रधानमंत्री जी बनाते तो ज़्यादा अच्छा था। इनको अगर बनाना है तो भू कानून बनाएं, भू कानून के ऊपर काम करने की अति आवश्यक है। आप देखें भी गैरसैंण घेराव किया गया यहाँ के नागरिकों द्वारा कि भू कानून हमें चाहिए, मूल निवास चाहिए और यहाँ की और भी कई चीज़ें हैं जिनके लिए आपको काम करना चाहिए, पर आप लोग कर नहीं रहे हैं, सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं यूसीसी के नाम से। उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी नैनीताल के दौरे पर हैं, जहां मुख्य सचिव हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के साथ शिष्टाचार मुलाकात करेंगी। वहीं प्रशासनिक अकादमी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राधा रतूड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार अब राज्य में ड्राइव चलाकर सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। हाईकोर्ट के दिए निर्देशों के अनुसार राज्य में निकाय चुनाव करा दिए जाएंगे, जिनके लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। वहीं मुख्य सचिव ने राज्य में महिला अपराधों में हो रही बढ़ोतरी पर कहा कि सरकार और पुलिस इस मामले में संवेदनशील है। साथ ही अब महिलाएं अपने मामलों को लेकर सामने आ रही हैं, जो एक पॉजिटिव साइन है। मानसून अब समाप्ति की ओर है और इसमें मुख्यमंत्री जी के बहुत क्लियर निर्देश हैं कि गड्ढा मुक्त करना है सभी सड़कों को और 15 सितंबर के बाद ही सब लोग अब सड़कों पे काम करेंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग के सभी अधिकारियों को बहुत इसमें सख्त निर्देश दिए गए हैं। अभी हाई कोर्ट में भी केस चल रहा था, तो वहाँ से अब नवंबर के बारे में फाइनल हो गया। केस भी इसी आधार पर समाप्त हो गया कि नवंबर में सरकार निकाय चुनाव कराएगी। उसकी जो भी तैयारी करनी है वो अब तेज़ी से शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त भी तैनात हो गए हैं, सुशील कुमार, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। निकाय के लिए जो मतदाता सूची बनती है उसका काम चल रहा है, उसमें जो आरक्षण वाला इशू है उस पर काम चल रहा है। तो सरकार की पूरी तैयारी है सब। देखिए, महिला सुरक्षा जो है या बालिकाओं की सुरक्षा, ये सिर्फ स्टेट की बात नहीं है, ये पूरे देश में ही ये मैटर चल रहा है बहुत ज़्यादा। और उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड पुलिस पहले से ही बहुत संवेदनशीलता से ऐसे मुद्दों को उठा रही है। और यहाँ पे एक निर्देश ये है माननीय मुख्यमंत्री जी के कि कोई भी केस आता है तो उसको सबसे पहले एफआईआर दर्ज कराई जाए। देहरादून में यूनियन बैंक ने यूजीनियस ऑल इंडिया क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जहां देहरादून समेत आसपास के शहरों के छात्र छात्राओं ने क्विज में हिस्सा लिया। वहीं क्विज में विजेता को 2 लाख रुपए, दूसरे स्थान पर रहने वाले को 1 लाख और तीसरे स्थान पर रहने वाले को 50,000 का पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर
यूनियन बैंक के रीजनल हेड मनोहर सिंह ने कहा कि यह कार्यक्रम 42 शहरों में आयोजित किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य छात्रों में आत्मविश्वास पैदा करना और जन जागरूकता पैदा करना है। मैं मनोहर सिंह, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रीजनल हेड देहरादून से। आज हमने देहरादून में यू जीनियस एक क्विज प्रतियोगिता करी है। इसमें सभी आसपास के क्षेत्रों से 1200 से ज़्यादा विद्यार्थी आए हैं और ये जो प्रतियोगिता करी जा रही है ये हिंदुस्तान में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यू जीनियस 3 में 48 सिटीज़ में करा जा रहा है, जिसमें आज देहरादून का टर्न है। यहाँ पे 2 राउंड में ये प्रतियोगिता करी जा रही है। पहला राउंड स्क्रीनिंग है, उसके बेसिस पे 20 क्वेश्चंस के बेसिस पे हम 6 टीम सेलेक्ट करेंगे। 6 का फिर फाइनल राउंड यहाँ पे होगा। उनमें से जो विजेता घोषित होगा उसे जोनल लेवल पे बनारस पे सेकंड राउंड के लिए जाना पड़ेगा। वहाँ पे नॉर्थ से तमाम टीमें आएंगी, अलग अलग जहाँ पे आयोजन हुआ है सिटीज़ में, वहाँ से चयनित होकर। उसके बाद वहाँ पे जो प्रतियोगिता में प्रथम श्रेणी में प्राप्त होगा, प्रथम आएगा जो टीम, उसको मुंबई में जहाँ हमारा सेंट्रल ऑफिस है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, वहाँ पे सेमीफाइनल राउंड रहेगा और वहाँ पे जो विजेता रहेंगे वो लोग फाइनल राउंड पे जाएंगे। तो इस प्रकार से ये 3 चरण की प्रतियोगिता है और जो इसमें विजेता टीम होगी उसको 2 लाख का नकद राशि व ट्रॉफी इनाम में है और फर्स्ट रनअप के लिए 1 लाख रुपया और तीसरे के लिए 50 लाख। उधम सिंह नगर जिले के नवनियुक्त एसएसपी का स्वागत वन तस्करों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर कर दिया, जिसके बाद से वन और पुलिस महकमे में हड़कंप है। बता दें कि तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर के पीपल पड़ाव रेंज में वन अधिकारियों को सूचना मिली कि कुछ तस्कर जंगल में लकड़ी तस्करी के लिए घुसे। सूचना मिलते ही रेंजर और उनकी टीम जंगल में गश्त के लिए निकल पड़ी। इस दौरान गुलरभोज से लगे जंगल में वन तस्करों का वन कर्मियों से आमना सामना हो गया, जिसके बाद तस्करों ने टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें रेंजर समेत 4 वनकर्मी घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। नज़दीकी जो पीड़ा का स्टाफ उसको सूचना दी कि आप लोग मौके पर पहुंचे और मेरे द्वारा चौकी इंचार्ज गुलरभोज को सूचना दी गई कि मैं मौके पर जा रहा हूँ, ऐसी सूचना आई है। उनके द्वारा बताया गया कि मैं सर बाहर हूँ, आप एसओ साहब से बात कर लो। फिर मैंने एसओ गदरपुर से बात की, उनके द्वारा बताया कि सर मैं बिजी हूँ और कोई बात हो तो मुझे बता दें। इसको मैं पर पहुँच गया मौके पर। तो हम लोग करीब 20-22 लोग थे। जहाँ फॉरगार्ड ने बताया जिस एरिया में ये लोग गए उस एरिया में हम लोग जब पहुँचे तो ये बैठे हुए थे। जैसे ही हमें देखा तो ये खड़े होकर सीधे फायर करने लगे। हमारे द्वारा भी हवाई फायर किए गए। जब इनको लगा कि हम घिर जाएंगे फिर उन्होंने सीधे फायर करना शुरू कर दिया। क्योंकि हम सरकारी सेवक हैं, हम सीधे नहीं मार सकते थे, तो ये अपना काम करके निकल गए। ये पता चला है कि गदरपुर थाना क्षेत्र में जो घटना हुई है उसमें 4 लोग घायल हुए हैं, जिनको बहुत हल्की चोटें आई हैं और गन शॉट इंजरी है, जिसमें कि अभी डॉक्टर से पूछने पर पता चला है कि छर्रे लगे हैं इनको। और वहाँ पुलिस पहुँच गई है, वनकर्मी भी पहुँचे हुए हैं, जिससे उस क्षेत्र की घेराबंदी की जाएगी।